प्रिय श्रोता, यदि आप ये ध्वनि सुन रहे हैं तो समझिए कि अब दिन भर की थकान धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगी है। कुछ पल ठहरिए, एक धीमी गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर बहते शांत स्वर को अनुभव कीजिए। आज की ये कहानी आपके मन को स्थिर करेगी, आपके विचारों को शांत करेगी और आपको धीरे धीरे एक मधुर गहन निद्रा की यात्रा पर लेकर जाएगी। अब सांस को ढीला छोड़ दीजिए। वो रात थी जिस पर शहर का कोहरा कुछ अधिक कटु लगा हुआ था। मैं, जो कभी घोड़े की गाड़ी पर बैठकर सड़कों के नक्शे अपने भीतर गढ़ता था, उसी रात किसी और उद्देश्य से उन संकरी गलियों में टहल रहा था। उस प्रकार की टहल जो किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा में धीमी हो जाती है। गैस लैंप की पीली रोशनी कोहरा के पार फैली रहती थी और फर्श पर पड़े घोड़े के पद चिन्हों पर रात की आर्द्रता जैसे सोचते सोचते खिसकती रहती थी। गली के मोड़ पर एक पुरानी दुकान का शीशा टूटा पड़ा था। भीतर घुली हुई अंधेरी चीजें, वहां ग्रामोफोन की धीमी कुहुक सुनाई दी। वो धुन किसी परिचित परंपरा की थी, न कोई नया आलाप, न कोई आधुनिक स्वर, मानो किसी दूरवर्ती सभ्यता की विलुप्त धुन हो। पर उसकी सादगी में ऐसा रस था कि मैं अनायास ठिठक गया। मैंने देखा, एक सीढ़ी के नीचे मिट्टी के जर्जर जमे हुए किनारे पर एक पुरुष बैठा था। उसकी वेशभूषा में उन दिनों का वक्त बसी हुई थी। काले ऊनी कोट की धार, गले में फीका स्कार्फ और हाथ में पुराने जमाने की घड़ी। पर उससे अधिक उसकी आंखों ने मुझे खींचा। वे आंखें टकटकी लगाकर किसी वस्तु को पढ़ रही थीं, मानो हर वस्तु में एक तथ्य छिपा हो जिसे ढूंढना शेष रह गया हो। उसने मेरी ओर देखा, पर वो देखना वैसा नहीं था जैसे सामान्य लोग देखते हैं। उसकी नज़र में कुछ और था, एक तटस्थ जांच, और फिर अचानक उस तटस्थता के भीतर एक हल्की मुस्कुराहट, जो शायद सिर्फ उसके अपने लिए थी। मैंने बिना कुछ कहे पास जाकर पूछा कि क्या वो गुमशुदा था या मदद चाहता है। वो केवल धीरे से बोला, धीमी मापी हुई आवाज में, ये शहर अपनी कहानियां बेचता है, पर सर्दी में कोई खरीदार कम ही मिलता है। वो वाक्य मेरे भीतर किसी पुरानी स्मृति की घंटी की तरह गूंज उठा। मैंने पूछा, किस किस्म की कहानियां? उसने अपनी जेब से वो ग्रामोफोन सूची निकालते हुए बताया, न अधिक न कम, केवल कुछ शास्त्रीय धुनें और कुछ विदेशी आहटें। उसकी उंगलियां उस कागज पर धीरे धीरे चलती गईं, जैसे वो हर धुन की उत्पत्ति और उसके पीछे छिपे शयन को देख सकता हो। मैंने प्रणाम करते हुए अपने पुराने दिनों की बातें बताईं, कैसे सड़कें, मोड़ और रातें मुझे अपने भीतर समेटे हुए थे। और शायद उसी समय हमारे बीच एक अनकहा समझौता हुआ। उसने अपना परिचय दिया, एडमंड वेल। नाम सुनते ही मन में एक ठंडी सी अलाप उठी। ऐसा नाम जो किसी पुरानी पांडुलिपि की पहली पंक्ति जैसा होता है, सामान्य पर दुर्लभ। मैंने अपना नाम कहा, डिक विलियम्स, और वो जैसे जानता रहा हो, तुरंत मेरी ओर अधिक ध्यान से देखने लगा। उसकी निगाहों में अब अधिक जिज्ञासा थी, मानो उसने शहर के किसी ऐसे नक्शे की ओर संकेत कर दिया हो जहां मेरे पास कुछ ज्ञान था। वो उठ बैठा और घड़ी खोलकर उसकी धुन सुनी। घड़ी की टिक टिक में भी उसे कोई अर्थ दिख रहा था। उसने बिना दिखावे के कहा, रास्ते, चेहरों और ध्वनियों में अक्सर वही सच छिपा रहता है जो लोग शब्दों में छुपा लेते हैं। आप सड़कों को जानते हैं और मैं उन निशानों को पढ़ता हूं। इस वाक्य ने मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट भरी, जैसे किसी ने मेरे पुराने अनुभवों को मान्यता दे दी हो। हमने साथ कुछ कदम और बढ़ाए। बाहर की हवा में ग्रामोफोन की धुन अब स्पष्ट थी, एक पुराना ब्रिटिश आह्वान और बीच बीच में एक सूक्ष्म भारतीय राग की आहट। मैंने पूछा, आप संगीत सुनते हैं पर बजाते नहीं? उसकी आंखों में अचानक एक छिपा हुआ अंश दिखा, कुछ कोमल, कुछ विरल। उसने कहा, संगीत मेरे लिए कारण नहीं, इलाज है। मैं स्वयं वायलिन नहीं बजाता, पर जो धुन सुनकर मन शांत हो, वही मेरे ख्याल को सही दिशा देती है। और तभी एक गरम फूल ढके आरवीन के पास से एक युवक भागता हुआ गुजरा। उसके हाथ में एक लिफाफा था जो आधा खुला हुआ सा दिख रहा था। युवक की चाल अजीब सी थी, हड़बड़ी में सही, पर एक लफ्ज में कुछ छिपा हुआ। मैंने देखा कि वेल की नज़र उसी युवक पर तुरंत जाकर टिक गई। उसकी आंखें जैसे छोटे छोटे संकेतों को कणों की तरह इकट्ठा कर रही थीं। युवक की जूती का घिसा हुआ किनारा, दाहिने जूते पर मिट्टी का अलग पैटर्न, हाथ में लिफाफे का कूदता किनारा, हर एक छोटी बात उसके लिए कोई सूक्ष्म प्रश्न बन गई। वो निश्शब्द होकर मेरी ओर मुड़कर बोला, इसी तरह के संकेत किसी बड़ी गुत्थी के किनारों से फिसल कर आते हैं, डिक। उसकी आवाज में पहली बार थोड़ी सी आग लगी। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर अपनी पुरानी नक्शे वाली डायरी निकाली। उस रात मैंने अज्ञात ही में अपनी कलम निकाली और लिखा,
पहला मिलन एक धुन के साथ, एक संकेत के साथ। यही वो क्षण था जब मैंने समझ लिया कि ये पुरुष साधारण जांच करता नहीं। उसकी नज़र हर वस्तु में प्रश्न ढूंढती थी और हर प्रश्न को उत्तर में बदलने का कौशल उसकी पीठ पर सवार था। और मैं, जो इस शहर के हर मोड़ को जानता था, अनायास ही उस कौशल के लिए उपयोगी साबित होता दिखा। हमने बातें कम कर दी, शब्दों की कमी का अभाव नहीं था, पर दोनों ने समझ लिया कि कुछ रिश्ते, विशेषकर वे जो रहस्य के समक्ष बनते हैं, बोलने से पहले ही ठोस हो जाते हैं। एडमंड ने फिर कहा, और उसकी आवाज़ में अब वो ठहराव था जिसे मैं बाद में बहुत बार सुनूंगा। डिक, जब आप चाहें मेरे पास आइए। शहर की हर गली कुछ कहानियां छुपाए होती है, और उन कहानियों को सुनने के लिए मुझे एक गाइड की ज़रूरत है। मैंने मन ही मन हंसकर सोचा, पुराने दिन, गाड़ियां और नक्शे, सब कुछ वापस आ गया, पर इस बार वे सब कुछ किसी सही दिशा में ले जाएंगे। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वो रात उस छोटी गली में ग्रामोफोन की धीमी धुन के बीच हमारे भविष्य का पहला शब्द बन गई। एक वादा नहीं, पर एक संकेत जो आगे चलकर अनगिनत रहस्यों को जन्म देगा। और जब मैं आज भी उस रात को याद करता हूं, तो वो धुंधला प्रकाश और घड़ी की टिक-टिक दोनों मेरे भीतर उसी तरह गूंज उठते हैं, जैसे किसी पुरानी कहानी की पहली पंक्ति, जिसे पढ़कर कोई कभी पीछे नहीं हटता। पहला केस, लिफाफे में बसी हुई गूंज। शहर पर सुबह की धुंध अब भी उतरने को तैयार नहीं थी। गैस लैंप बुझ चुके थे, पर उनकी रोशनी की परछाई अब भी कंकरीली सड़क पर टिकाकर जैसे किसी इंतजार में थी। मैं, डिक विलियम्स, उस सुबह अपनी पुरानी गाड़ी के पास खड़ा ठंड में हाथ मल रहा था। एडमंड वेल मेरे बगल में, हमेशा की तरह चुप, पर उसकी चुप्पी में कुछ नपा हुआ संगीत था, जैसे कोई अनसुनी धुन हवा में तैर रही हो। कल रात जिस युवक के हाथ में लिफाफा था, वो सुबह मृत पाया गया। किसी ने शरीर नहीं देखा, बस नदी के किनारे उसका कोट मिला और पास ही वो आधा भीगा हुआ लिफाफा। थाने का कांस्टेबल लापरवाही से बोला, किसी ने लूट लिया होगा साहब। पर एडमंड ने लिफाफे की मुहर देखते ही बस एक वाक्य कहा, नहीं, ये लूट नहीं, ये संदेश अधूरा रह गया। वो लिफाफा साधारण था, पर उस पर लगी मुहर अजीब थी, लाल मोम की नहीं, काले मोम की। और मुहर पर उकेरा गया था एक छोटे से वायलिन का चिन्ह, जिसके नीचे लिखा था ई फ्लैट माइनर। मैंने कहा, यह तो संगीत की कोई टोन लगती है। वो हल्का मुस्कुराया, शायद, या शायद कोई कोड। उसने लिफाफा खोला। भीतर बस एक छोटा सा कागज था। कागज पर लिखा था, उस धुन को मत सुनना जो आधी रात को बजती है, क्योंकि वो किसी की आत्मा को बुलाती है। मुझे लगा ये किसी पागल संगीतकार की लिखी बात होगी, पर वेल के चेहरे पर वही ठहराव था जो हर पहेली से पहले आता था। उसने कहा, विलियम्स, ये शहर अपने रहस्य संगीत में छुपाता है। आधी रात को बजने वाली धुन कोई रूपक नहीं, ये शायद कहीं वास्तव में बजती है। हमने उस युवक के कमरे की तलाशी ली। दीवार पर सिर्फ एक चीज लटकी थी, एक टूटा हुआ ग्रामोफोन, और पास में पड़े रिकॉर्ड पर वही शब्द खुदे हुए थे, ई फ्लैट माइनर सोनाटा अननोन कंपोजर। एडमंड ने सुई लगाई। धुन धीमे धीमे बजने लगी। पहले कुछ सेकंडों में सब सामान्य था, धीमी उदास पियानो की लय। पर फिर अचानक बीच में एक अतिरिक्त 3 सेकंड का खामोश अंतराल आया, मानो कोई नोट जानबूझकर गायब कर दिया गया हो। एडमंड तुरंत उठ खड़ा हुआ। डिक, सुनो, ये धुन नहीं, ये दिशा है। ये 3 सेकंड का अंतराल एक विराम नहीं, एक संकेत है। मैंने चौंक कर पूछा, किस चीज का? उसने अपनी जेब से पॉकेट वॉच निकाली और सेकंड हैंड पर नजर टिकाई। 3 सेकंड। फिर वो मुस्कुराया। ये धुन हर रात 12:03 पर ही पूरी होती होगी, यानी कोई इस धुन को अधूरी रखकर किसी समय संकेत से जोड़ रहा है। हमने उसी रात शहर के पुराने संगीत हॉल का पता लगाया जहां कभी प्रसिद्ध कलाकार बजाया करते थे। वो जगह अब उजाड़ थी, पर अंदर हवा में अब भी पियानो की गंध बसी हुई थी। घड़ी में 12 बजे। एडमंड ने कहा, जब 3 मिनट बीतेंगे कुछ सुनाई देगा। और सचमुच ठीक 12:03 पर हॉल की दीवारों के बीच कहीं से वही अधूरी धुन फिर बजने लगी, बिना किसी इंसान के, बिना किसी मशीन के।
ध्वनि गूंजती गई, मानो किसी ने परछाइयों में तार छेड़ दिया हो। वो धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ा, उंगलियों से प्लास्टर को थपथपाया। एक जगह से खोखली आवाज आई। मैंने तौलकर दीवार तोड़ी। भीतर एक लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बे में वही युवक का दूसरा लिफाफा रखा था। अंदर एक पर्ची थी। जो संगीत सुनता है वो सत्य को बुलाता है, जो सत्य पाता है वो मौन हो जाता है। एडमंड ने आंखें मूंद ली। विलियम्स, इस शहर में कोई अपनी रचनाओं के माध्यम से संवाद कर रहा है, कोई जो अब जीवित नहीं पर अपना सुराग संगीत में छोड़ गया है। मैंने पूछा, तो अब? वो बोला, अब से हर रहस्य की शुरुआत एक धुन से होगी। और उस रात जब हम बाहर निकले, आसमान में कोहरा अब भी था, पर उसमें एक अनसुनी लय गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति शहर की गलियों में बज रही हो। वो पहला केस था, और वही वो रात थी जब मैंने समझा एडमंड वेल संगीत नहीं सुनता था, वो संगीत के भीतर के रहस्य को सुनता था। पहला केस, लिफाफे में बसी हुई गूंज। अध्याय 2। रात की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। गैस लैंप की लौ धुंधली पीली, जैसे किसी थकी आत्मा की सांस। थेम्स के पार से आती धुंध शहर की गलियों में रेंग रही थी, और उसी में एडमंड वेल का चेहरा एक पक्के कलाकार के समान शांत पर भीतर तूफान छिपाए। उसने ग्रामोफोन की सुई को बहुत धीरे से उठाया। कमरे में सन्नाटा पसरा, केवल ग्रामोफोन के रबर बेल्ट की धीमी चरमराहट सुनाई दे रही थी। विलियम्स, उसने कहा, इस धुन का लेखक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। ये किसी ऐसे का काम है जो चाहता था कि कोई इसे सुने, पर समझे केवल वही जो संगीत को भाषा मानता हो। मैंने पूछा, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? वो हल्की मुस्कान से बोला, नहीं, पर मैं उस व्यक्ति के मन को सुन रहा हूं। हम दोनों उसी दिन पुराने संगीत विद्यालय पहुंचे, वो विद्यालय जो बरसों से बंद था, जहां खिड़कियों से केवल टूटी धूप और जाले झांकते थे। गेट पर धूल से अटकी एक तख्ती थी, ग्रीव्स स्कूल ऑफ क्लासिकल हार्मनी, और नीचे किसी ने कांपते हाथों से खुरचा हुआ नाम, एलेना ग्रेव्स। एडमंड ने उंगलियों से उस नाम को छुआ। विलियम्स, उसने कहा, अब ये पहेली दिशा लेने लगी है। अंदर का हॉल जैसे किसी बीते युग की राख हो। मंच पर पुराना पियानो पड़ा था, उसकी चाबियों पर धूल ऐसे जमी थी मानो किसी ने आखिरी बार उसे बहुत प्रेम से छुआ हो। एडमंड धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। हर कदम पर उसकी बूट की आवाज गूंजती और लौटकर सुनाई देती थी। वो बैठा, धूल की एक परत को फूंक कर हटाया और एक उंगली से वही ई फ्लैट माइनर की धुन बजाई। 3 सेकंड का वही विराम। फिर उसने कहा, सुनो, यहां मौन भी कुछ कहता है। मैंने ध्यान से सुना। वहां सचमुच कुछ था। मौन में कहीं से आती एक बहुत धीमी गूंज, मानो किसी ने दीवार के भीतर पियानो की तारें बांध रखी हों। हमने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने संगीत नोट्स चिपके थे, और एक जगह पर नोट्स के बीच कोई अजीब सा पैटर्न था। हर तीसरे बार में एक पॉज लिखा था, काली स्याही में। पॉज। एडमंड बुदबुदाया। 3 सेकंड का विराम, यही कोड है। उसने दीवार पर हाथ फेरा और अचानक लकड़ी की परत हल्की सी धंसी। मैंने पूरा जोर लगाया। दीवार खुली और भीतर से निकला एक पुराना वायलिन केस। उसके भीतर एक नोटबुक रखी थी जिसका पहला पन्ना लिखा था, एलेना ग्रेव्स, प्राइवेट कॉम्पोजिशंस, नॉट फॉर पब्लिकेशन। एडमंड ने नोटबुक खोली। पन्ने संगीत नोट्स से भरे थे, पर बीच बीच में अंग्रेजी शब्द छिपे हुए थे, जैसे संगीत की भाषा में किसी ने गुप्त संदेश गूंथ दिया हो। वो बोला, विलियम्स, ये संगीत नहीं, ये संवाद है। रात उतरने लगी थी। हवा में पुराने लकड़ी के हॉल की गंध थी, नमी, धूल और अतीत की कोई सांस। हम वहीं ठहरे। एडमंड ने ग्रामोफोन फिर लगाया और नोटबुक के नोट्स देखकर धुन में वे शब्द पढ़ने लगा। हर बार जब वो पॉज आता, वो नोटबुक के अगले पन्ने पर एक शब्द चिन्हित करता।
धीरे धीरे शब्द बनते गए। लुक अंडर द ऑर्गन। हम दोनों मंच के पास पुराने पाइप ऑर्गन की ओर भागे। उसके नीचे लकड़ी के तख्तों में एक पैनल ढीला था। मैंने उसे खोला। भीतर एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था। डिब्बे में पुरानी चिट्ठियां और एक तस्वीर। तस्वीर में वही युवक था जिसे हमने नदी किनारे मृत पाया था, और उसके बगल में एक और चेहरा, एलेना ग्रेव्स। एडमंड की आंखें एक क्षण को ठहर गईं। विलियम्स, उसने धीरे से कहा, ये दोनों गुरु शिष्य थे, और शायद ये धुन इन दोनों की आखिरी बातचीत है। जब हम बाहर निकले, रात का कोहरा अब और गहरा हो चुका था। गैस लैंप की लौ हवा में कांप रही थी। दूर से चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। 3 सेकंड का मौन, और फिर कहीं से वही धुन बज उठी, जैसे किसी ने स्वर्ग से एक तार छेड़ दी हो। एडमंड ने धीमे स्वर में कहा, ये धुन अब किसी गुप्त दरवाजे की चाबी बन चुकी है, पर कौन सा दरवाजा, ये हमें मौन ही बताएगा। पहला केस, लिफाफे में बसी हुई गूंज। अंतिम अध्याय। रात और गहरी थी। लंदन की गलियां अब धुंध में खो चुकी थीं, और कहीं दूर नदी के ऊपर की ठंडी हवा जैसे किसी अदृश्य हाथ से बजाई जा रही कोई अदृश्य तार। एडमंड वेल अपनी लंबी कोट के कॉलर को ऊंचा किए खड़ा था। उसकी नज़र सामने पड़े एलेना ग्रेव्स की तस्वीर पर थी, जिसके चेहरे पर वही शांत रहस्यमयी मुस्कान थी जो किसी उत्तर की नहीं, केवल अनुभव की प्रतीक थी। विलियम्स, उसने धीमे स्वर में कहा, इस तस्वीर में मौन है, और वही मौन बोलता है। मैं चौंक कर पूछा, मौन बोलता है? किससे? वो मुस्कुराया, उससे जो सुनना जानता है, और वो व्यक्ति अब केवल एक है, मैं। वो अपने ग्रामोफोन के पास गया जहां वायलिन केस और नोटबुक रखी थी। उसने सुई लगाई और वही धुन बजने लगी, वही ई फ्लैट माइनर की आत्मिक रचना। धीरे धीरे एडमंड ने नोटबुक के शब्द पढ़ने शुरू किए। हर तीसरे पॉज के बाद एक नया अर्थ निकलता जा रहा था। शब्द आपस में जुड़ते गए और एक वाक्य बनने लगा। He was never dead, only silenced। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? मैंने पूछा। एडमंड की आंखों में हल्की चमक उभरी। विलियम्स, शायद वो युवक एलन, एलेना का शिष्य, मरा नहीं था। वो छिपाया गया था ताकि वो धुन किसी गलत हाथ में न पड़े। हम दोनों उसी रात सेंट बीट्स सिमेट्री पहुंचे, जहां उस युवक की कब्र थी। कोहरा जैसे हमें रोकना चाहता था। लैंप की पीली रोशनी मिट्टी पर झिलमिला रही थी। एडमंड ने नोटबुक खोली और वहीं लिखा एक वाक्य पढ़ा, When silence meets the third chord, truth will rise। उसने 3 बार वही नोट बजाया, और जैसे किसी ने जमीन के नीचे से उत्तर दिया हो, मिट्टी में हल्की कंपन हुई। हमने फावड़ा उठाया। कुछ ही देर में हमें वहां एक ताबूत मिला, पर भीतर कोई शव नहीं था। सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड रखा था, जिस पर उकेरा था, एलेना एंड एलन, फाइनल ड्यूएट। एडमंड ने रिकॉर्ड को अपने ग्रामोफोन में लगाया। जब सुई चली तो आवाज नहीं बल्कि मौन बजा, एक गहरा कंपित मौन। और उस मौन में कुछ था, मानो 2 आत्माएं एक दूसरे से फुसफुसा रही हों। धीरे धीरे संगीत उठने लगा, वायलिन की हल्की कंपकपी, पियानो की गहराई, और फिर बीच में एक स्त्री की धीमी हंसी, एलेना ग्रेव्स की आवाज। If you found this, Edmund, know that silence was our safest song। एडमंड की आंखें नम थीं। विलियम्स, उसने कहा, यह केस हत्या या रहस्य का नहीं था, ये प्रेम और संगीत के मिलन का था, जहां मौन ही अंतिम राग बन गया। मैंने धीरे से सिर हिलाया। रात में चर्च की घंटी फिर बची, 3 बार, हर बार के बाद वही 3 सेकंड का विराम। एडमंड ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया, मौन का अर्थ यही है, जो प्रेम अनकहा रह जाए वही सदा गूंजता है। अंतिम दृश्य। सुबह की पहली किरणों में थेम्स के किनारे खड़ा एडमंड उस रिकॉर्ड को धीरे से नदी में प्रवाहित करता है। पानी में उठती लहरें मानो उस धुन को अपने भीतर समा लेती हैं। डिक विलियम्स उसके पीछे खड़ा है, और सूर्य के नीचे दोनों की परछाइयां लंबी होती जा रही हैं, एक रहस्य के अंत की नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह।